स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं, आयनाइनिक पॉलीमराइजेशन। हमारे पास एक YouTube वीडियो ट्रांसक्रिप्ट है जो इसे समझाता है और हम आज इसी की तह तक जाएंगे, समझेंगे कि ये कैसे काम करता है और इसकी जो सबसे अनोखी बात है, इसका जीवित होना वो क्यों इतनी खास है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। एनायनिक पॉलीमराइजेशन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एनायन से शुरू होता है, मतलब नेगेटिव चार्ज वाले स्पीशीज से। ये एक चेन ग्रोथ प्रक्रिया है, जैसे कई और पॉलीमराइजेशन होते हैं, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसमें अक्सर स्वाभाविक रूप से चेन टर्मिनेशन, मतलब चेन का रोकना, वो स्टेप नहीं होता। और ये उन मोनोमर्स के लिए खास तौर पर है जिनमें इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह होते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह। हाँ, क्योंकि वो बनने वाले एनायन को स्टेबल रखने में, मतलब स्थिर रखने में मदद करते हैं। ओके, तो ये स्थिरता जरूरी है। और ये प्रक्रिया शुरू कैसे होती है, मतलब इसका इनिशिएशन कोई एक खास तरीका है? हाँ, तो शुरुआत के लिए आप कह सकते हैं कि दो मुख्य रास्ते हैं। पहला तो यह है कि एक शक्तिशाली एनायन जो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। न्यूक्लियोफाइल मतलब जो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है या इलेक्ट्रॉन कमी वाली जगह पे अटैक करता है? हाँ बिल्कुल, जैसे कि ब्यूटाइल लिथियम, वो सीधे मोनोमर पर अटैक करता है, जुड़ जाता है। ठीक है। और दूसरा तरीका है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का। इसमें सोडियम या पोटेशियम जैसी धातु जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकती है, वो मोनोमर को एक इलेक्ट्रॉन देती है। इससे एक रेडिकल एनायन बनता है जो फिर आगे रिएक्शन करता है। दिलचस्प। तो मतलब दोनों ही सूरतों में एक सक्रिय एनायन बन जाता है। सही। फिर ये चेन आगे कैसे बढ़ती है, मतलब प्रोपगेशन कैसे होता है? हाँ, तो एक बार ये सक्रिय केंद्र जो कि कार्ब एनायन है बन गया, तो वो फिर तेजी से एक के बाद एक मोनोमर मॉलिक्यूल को अपने साथ जोड़ता चला जाता है। चेन लंबी होती जाती है। और ये बहुत तेज होता है। हाँ, ये प्रक्रिया काफी तेज हो सकती है। और यहीं पर इसकी सबसे असाधारण बात सामने आती है। क्या? वो ये कि अगर रिएक्शन का माहौल, जो कंडीशंस हैं, वो बिल्कुल शुद्ध रखी जाएं। शुद्ध मतलब पानी ना हो, ऑक्सीजन ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी कोई भी ऐसी चीज ना हो जो एनायन से रिएक्ट कर सके। अच्छा, तो ये जो सक्रिय एनायनिक सिरे हैं, ये खत्म ही नहीं होते। खत्म नहीं होते मतलब वो सचमुच जिंदा रहते हैं? हाँ। क्या इसीलिए इसे लिविंग पॉलीमराइजेशन कहते हैं? हाँ, बिल्कुल यही। इसी को लिविंग पॉलीमराइजेशन कहते हैं। जब तक आप उन्हें मोनोमर देते रहेंगे और कोई इम्प्योरिटी, कोई अशुद्धि उन्हें मारेगी नहीं, वो चेन बढ़ती रहेगी। अरे वाह। और इसी लिविंग नेचर की वजह से ना, हमें पॉलीमर की बनावट पर, उसके स्ट्रक्चर पर गजब का कंट्रोल मिलता है। कंट्रोल? किस तरह का कंट्रोल? जैसे हम बिल्कुल सटीक मॉलिक्यूलर वेट, मतलब पॉलीमर का साइज तय कर सकते हैं। अच्छा। और लगभग सारी पॉलीमर चेन्स ठीक ही साइज की बनती हैं, जिसे कहते हैं नारो मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, सुना है। इससे मटेरियल की प्रॉपर्टीज बहुत प्रेडिक्टेबल हो जाती होंगी। बिल्कुल, बहुत यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज मिलती हैं। और इतना ही नहीं, हम अलग अलग तरह के मोनोमर्स के ब्लॉक एक ही चेन में जोड़ सकते हैं। मतलब एक हिस्सा किसी और मोनोमर का, दूसरा किसी और का। हाँ बिल्कुल, इसे ब्लॉक कोपॉलीमर कहते हैं। इससे आप एक ही मटेरियल में अलग अलग गुण ला सकते हैं। ये तो कमाल है। ये नियंत्रण तो सच में बहुत शक्तिशाली लगता है। लेकिन आपने वो शुद्धता वाली बात कही, वो कितनी जरूरी है? मतलब थोड़ी सी भी चूक नहीं चल सकती? नहीं, बिल्कुल नहीं। शुद्धता सर्वोपरि है। एक्सट्रीमली प्योर कंडीशंस चाहिए होती हैं। जरा सी नमी या हवा तो रिएक्शन रुक जाएगा? हाँ, वो जो जीवित सिरे हैं, वो तुरंत किसी प्रोटॉन सोर्स जैसे पानी या ऑक्सीजन से रिएक्ट करके खत्म हो जाएंगे। पॉलीमराइजेशन वही रुक जाएगा। समझ गई। और सॉल्वेंट का क्या? उसका क्या रोल है? हाँ, सॉल्वेंट का रोल भी बहुत अहम है, बहुत क्रिटिकल। कैसे? देखिए, जो एनायन बनता है उसके साथ एक पॉजिटिव आयन भी होता है, काउंटर आयन, जैसे लिथियम आयन Li+। हाँ। तो सॉल्वेंट ये तय करता है कि ये एनायन और काउंटर आयन कितने करीब हैं या कितने दूर। जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे THF, वो इस आयन पेयर को सेपरेट कर देते हैं, मतलब एनायन को काउंटर आयन से थोड़ा दूर कर देते हैं। अच्छा। इससे एनायन ज्यादा आजाद महसूस करता है और ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। अच्छा, तो रिएक्शन तेज हो जाता है? हाँ, पॉलीमराइजेशन तेज होता है पोलर सॉल्वेंट्स में। और जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं जैसे बेंजीन या हेक्सेन, उनमें आयन पेयर काफी करीब रहते हैं, टाइट रहते हैं, तो एनायन उतना रिएक्टिव नहीं होता और रिएक्शन धीमी होती है। अच्छा, ये बात है। तो सॉल्वेंट की पोलैरिटी बहुत मायने रखती है। हाँ, पोलैरिटी और उसकी सॉल्वेशन क्षमता, मतलब वो आयंस को कितना घेर सकता है, ये दोनों चीजें।
और ये सिर्फ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर ही नहीं बल्कि स्पेसिफिक इंटरेक्शन पर भी निर्भर करता है। तो अगर आयन पेयर सेपरेशन और रिएक्टिविटी इतनी महत्वपूर्ण है तो क्या तापमान का भी इस पर असर पड़ता है? हाँ बिल्कुल, तापमान का भी काफी असर होता है। अक्सर ये रिएक्शंस कम तापमान पर किए जाते हैं। कम तापमान पर क्यों? उसके कई कारण हैं। एक तो ज्यादा तापमान पर सॉल्वेशन अक्सर कम असरदार होता है, मतलब आयन पेयर ज्यादा टाइट रह सकते हैं। दूसरा, ज्यादा तापमान पर कुछ अनचाहे साइड रिएक्शंस होने का खतरा बढ़ जाता है। जैसे कि हाइड्राइड एलिमिनेशन या फिर सॉल्वेंट से ही कोई रिएक्शन हो जाए। ये सब चीजें पॉलीमराइजेशन को रोक सकती हैं या उसकी रेगुलरिटी खराब कर सकती हैं। तो कम तापमान ज्यादा बेहतर कंट्रोल देता है और लिविंग नेचर को बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, तो कम तापमान बेहतर है कंट्रोल के लिए। पर मान लीजिए हमने जितना पॉलीमर बनाना था बना लिया, अब हम चाहते हैं कि रिएक्शन रुक जाए। तो क्या इन जीवित चेन्स को हम अपनी मर्जी से रोक सकते हैं, मतलब टर्मिनेट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, और ये भी इसकी एक बहुत बड़ी खूबी है। अच्छा। हाँ, हम जानबूझकर कंट्रोल तरीके से टर्मिनेशन कर सकते हैं। हम कुछ खास तरह के केमिकल्स जिन्हें इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक कहते हैं वो डाल सकते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब जो इलेक्ट्रॉन चाहते हैं? हाँ, जैसे पानी या कार्बन डाइऑक्साइड या एपॉक्साइड्स। ये जाकर उस जीवित एनायोनिक सिरे से रिएक्ट कर लेते हैं और उसे निष्क्रिय कर देते हैं। तो रिएक्शन रुक गया। और फायदा यह है कि इस प्रक्रिया में हम चेन के सिरे पर एक खास फंक्शनल ग्रुप भी जोड़ सकते हैं। जैसे पानी डालने पर आखिर में OH ग्रुप लग जाएगा, CO2 डालने पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लग जाएगा। अरे वाह, तो हम पॉलीमर को फंक्शनलाइज भी कर सकते हैं इसी तरीके से। बिल्कुल, इससे पॉलीमर को अतिरिक्त गुण मिलते हैं या उसे आगे किसी और रिएक्शन के लिए तैयार किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, अगर हम सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड जैसा कोई मल्टीफंक्शनल एजेंट डालें जो एक साथ कई चेन से जुड़ सकता है, हाँ, तो हम कई जीवित चेन्स को एक सेंटर पर जोड़कर स्टार जैसे आकार के पॉलीमर भी बना सकते हैं। स्टार पॉलीमर, ये तो बहुत ही एडवांस लगता है। हाँ, ये तकनीक बहुत वर्सेटाइल है। तो अगर मैं संक्षेप में कहूं तो एनायोनिक पॉलीमराइजेशन एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। इससे हम पॉलीमर की आणविक संरचना पर, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पर सटीक नियंत्रण पा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि बहुत ज्यादा साफ सुथरी कंडीशंस हों और सही सॉल्वेंट्स चुने जाएं। एकदम सही कहा आपने, बिल्कुल यही सार है। इसकी जो लिविंग प्रकृति है वही इसे खास बनाती है, वही अभूतपूर्व नियंत्रण देती है। और इसी वजह से हम ऐसे मटेरियल्स डिजाइन कर सकते हैं जिनके गुण बिल्कुल हमारी जरूरत के मुताबिक हों, कस्टमाइज मटेरियल्स। और यहीं पर मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा सोचने के लिए। बताइए, अगर हम आज अणुओं के स्तर पर इस तरह का नियंत्रण हासिल कर पा रहे हैं, तो भविष्य में मटेरियल साइंस की सीमाएं कहाँ तक जा सकती हैं? मतलब किस किस तरह के नए पदार्थ, नई क्षमताएं हमारे इंतजार में हो सकती हैं? ये सोचने वाली बात है।